तो दोस्तों नमस्कार। भारतीय इतिहास एवं विश्व इतिहास से संबंधित प्रवक्ता चयन परीक्षा 2005 का पीजीटी का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। तो जोरवे संस्कृति के स्थलों से जो अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है वो इनाम गांव में मिला है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जोरवे संस्कृति के विषय में जानकारी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे नामक पुरास्थल के उत्खनन से सर्वप्रथम हुआ है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण जो है इनाम गांव से मिला है। इनाम गांव जोरवे संस्कृति के बड़े स्थलों में से एक है जो नगरीय अवस्था तक पहुंच चुका है। यह बस्ती जो है किलेबंदी एवं खाई से घिरी थी। अगला है हमारा, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। तो ताम्र पाषाणिक जो कायथा संस्कृति की खोज की गई थी वो की गई थी बी.एस. वाकणकर के द्वारा, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कायथा नामक पुरास्थल की खोज बी.एस. वाकणकर ने सन 1964 ईस्वी में की थी, जो उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में चंबल की सहायक छोटी काली सिंधु नदी के दाहिने तट पर काली मिट्टी से निर्मित मैदान में स्थित है। और इस पुरास्थल के उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से एक सर्वथा अज्ञात जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। तो कब मिला था? 1863। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतत्व वेत्ता रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से 13 मई 1863 को पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की। इसी कारण उन्हें भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश के कई भागों से प्रस्तर उपकरणों का संकलन करके उनका विस्तृत जो है विवेचन किया था। अगला है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो वो कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश के कोल्डे हवा, जो इलाहाबाद के पास है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित कोल्डी हवा नामक स्थान से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम जो प्रातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों एवं भूसी व पुआल में चिपके हुए धान के इन अवशेषों से व्यापक रूप से चावल की खेती किए जाने का प्रमाण मिलता है। और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरादेव नामक स्थल से 8000 ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी में धान की खेती का साक्ष्य मिला, जो दुनिया का प्राचीनतम है। अगला है हमारा, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। तो प्रागैतिहास के जो अध्ययन का विषय है वो है निरक्षर समाजों का इतिहास। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। प्रागैतिहास से आशय उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं कर पाया था। इस प्रागैतिहास काल की जो सीमा में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। आगे चलकर सैंधव सभ्यता से कीलाक्षर लिपि का प्रमाण मिला है। वस्तुतः यह अपठनीय रही है। अनंतर वैदिक काल में शिक्षा पद्धति मौखिक थी। इन दोनों कालों को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। वह काल जिसका इतिहास लिखित तथ्यों के आधार पर विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला है हमारा, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो हथनौरा में जो पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी वो की थी A.K. सोनकिया के द्वारा। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं हथनौरा के पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया, अरुण कुमार सोनकिया द्वारा की गई थी। यह स्थल जो है नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर मध्य नर्मदा नदी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और 5 दिसंबर 1982 में खुदाई के अनंतर मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला था, जिसे होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। यह प्राप्त जीवाश्म मानव अवशेष का सर्व प्राचीन नमूना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। और यहाँ से क्वेश्चन आपके टीजीटी में
बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, बस क्वेश्चनों को आप जो है बहुत अच्छे से ध्यान से सॉल्व करें। अगला है हमारा, फसल काटने का जो आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो फसल काटने का जो आयताकार पाषाण उपकरण था हार्वेस्टर, ठीक है, वो किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है पूछा गया है। तो वो हुआ था कश्मीर से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं फसल काटने के आयताकार पाषाण जो उपकरण थे वो हार्वेस्टर कश्मीर नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त प्रस्तर उपकरणों में दो छिद्र वाले हंसिये या गडासे, तकुए, गोफन पत्थर तथा पत्थर के उत्कीर्णक तथा तक्षक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और द्विछिद्र वाले हंसियों पर उकेर कर अलंकरण के प्रमाण भी मिले हैं। अगला है हमारा, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो समाधान में जो मिले हैं कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं के साथ दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते या फिर बकरे जो है दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं बुर्ज होम समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम समाधान मुख्यतः आवासीय क्षेत्र में ही स्थित होते हैं और समाधान गर्त अंडाकार होते थे तथा गर्त के किनारे चूने का प्लास्टर रहता था। मानव समाधानों के साथ साथ कुछ पशुओं के भी समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुत्ते, भेड़िए, शौकीन, शौकीन का मतलब हिरण के समाधान मुख्यतः मिले हैं, जिसमें कुछ समाधानों में कुत्तों को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर, ठीक है, भी बुर्ज होम की विशेषता रही है। इस पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले गए हैं, इसको मैच करने की बात कर रहा है। पहला है आपका हड़प्पा, तो हड़प्पा का संबंध जो है जुता हुआ खेत से हो जाएगा, यानी ए का पहला हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है नीचे दिए गए विकल्पों कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसे मिलाने की बात नहीं कर रहा है, इसमें कौन से मैच हैं वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी हड़प्पा से समाधान मिले हैं, ठीक है, ए राइट हो जाएगा। और लोथल से आपका गोदीवाड़ा मिला है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी इसमें राइट हो जाएगा। कालीबंगा एक नर्तकी की आकृति और मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। कालीबंगा से जो है जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, न कि एक नर्तकी की आकृति, इसलिए सी रॉन्ग हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की आकृति, यहाँ पे सी का डी का तीसरा ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ए और बी इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हड़प्पा से समाधान के चिन्ह मिले हैं, जबकि गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के चिन्ह जो है कालीबंगा से मिले हैं और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की आकृति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। तो मोहनजोदड़ो की जो पशुपति मुद्रा है उसमें अंकित है आपका, पहला व्याघ्र है, दूसरा हाथी, गैंडा और भैंसा। ये चार चीज़ें मोहनजोदड़ो की जो पशुपति मुद्रा पर अंकित हैं। व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। दो लेफ्ट में है, दो राइट में है, ठीक है, बीच में क्या है, अशोक चक्र। अगला इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त पशुपति मुद्रा के बाईं ओर गैंडा भैंसा तथा दाईं ओर हाथी और बाघ के चित्र अंकित हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है और लोथल और मोहनजोदड़ो की एक एक मुहर पर नाव का चित्र अंकित है। अगला है हमारा, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो पक्की मिट्टी के बने हल का जो प्रतिरूप प्राप्त हुआ है वो बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित बनवाली नामक स्थान से प्राग सैंधव एवं उत्तर सैंधव कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं और बनवाली से पक्की मिट्टी का हल, अग्निवेदियाँ, ठप्पे, चूड़ियाँ, नारी की मूर्तियाँ तथा जौ के दानों के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल यानी आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। तो आलमगीर का जो उत्खनन किया था किसने किया था, वाई डी शर्मा के द्वारा।
सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 ईस्वी में वाई डी शर्मा द्वारा किया गया था। ये स्थल जो है मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सैंधव सभ्यता के बांट किस संख्या के गुणक थे? तो सैंधव सभ्यता के जो बांट थे वो थे आपके 16, ठीक है, 16 संख्या के गुणक थे, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सैंधव सभ्यता के जो बांट थे 16 के गुणक थे और बांटों की तौल का अनुपात था 1:2, 2:4, 4:8, 8:16, इस प्रकार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया माइनर से प्राप्त बोगोजकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं। तो एशिया माइनर से प्राप्त जो बोगोजकोई अभिलेख है उसमें वैदिक देवताओं की बात करें तो उसमें आपका इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण का उल्लेख किया गया है, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं एशिया माइनर आधुनिक तुर्की से प्राप्त बोगोजकोई अभिलेख से वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बोगोजकोई के नासत्य देवता की पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता से की जाती है। अगला है हमारा, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है, ठीक है। तो समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी के शासक को एकराट किसने कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में राजाधिराज सम्राट एकराट आदि उपाधियां धारण करता था, ठीक है। राजा जो है राजाधिराज सम्राट एकराट आदि उपाधि धारण करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक जो है एकराट होता था। अथर्ववेद में एकराट जो है सर्वोच्च शासक को कहा जाता था और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। अगला है हमारा, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। तो रामायण और महाभारत में जो उल्लिखित स्थल हैं उसकी पुरातात्विक पहचान जो है बी लाल द्वारा की गई है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की जो पुरातात्विक पहचान बी लाल द्वारा खुदवाई, ठीक है, खुदाइयों के अंतर्गत की गई है, किंतु प्राप्त सामग्री वर्णित तथ्यों से मान्य नहीं रखती। इस पर शोध कार्य चल रहा है। अगला है हमारा, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं। तो सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक जो हैं आपके बी लाल हैं। द सरस्वती फ्लोज ऑन पुस्तक के लेखक बी लाल हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को पवित्र नदी मानते हुए नदीतमा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा गया है, नदीतमा कहा गया है। इस नदी की पहचान जो है आधुनिक घग्गर नदी से की गई है और प्रोफेसर बी लाल ने सरस्वती नदी के स्रोत संबंधी उत्खनन से जुड़े जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। अगला है हमारा, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुरा से, यानी परवर्ती हड़प्पा काल के पुरावशेषों के साथ चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के अवशेष जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित भगवानपुरा नामक पुरास्थल से मिले हैं। इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया। अगला है हमारा, ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के नव मंडल में सोम से संबंधित 144 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मंडलों में भी परम सूक्त हैं जिनके देवता सोम हैं। सोम एक वनस्पति होती है जिसके रस को वैदिक आर्य बल तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद या फिर श्रेष्ठ वेद कहा गया है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। इसमें परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अगला है हमारा, यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? तो यज्ञीय कर्मकांड का जो पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था पूछा गया है, तो वो थे आपका ब्रह्मा, ठीक है। आप देख सकते हैं याज्ञिक कर्मकांड में पर्यवेक्षण का कार्य जो है ब्रह्मा द्वारा संपन्न किया जाता था। यज्ञ के तौर तरीके एवं मंत्रों का जो उच्चारण है आदि को देखना ब्रह्मा का कार्य था, जबकि उद्गाता वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन करते थे
और होत्रा जो है यहाँ पे होता दिया गया है, होत्र होना चाहिए था। ठीक है, तो होता है आपका होत्र है देवताओं का आह्वान करते थे और याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का सम्यक रूप से अनुष्ठान करना अधर्वियों का कार्य था। अगला क्वेश्चन है स्याद्वाद में संभावनाएं होती हैं, तो स्याद्वाद में कौन सी कितनी संभावनाएं होती हैं? 7। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्याद्वाद को सप्तभंगीय नय के नाम से भी जाना जाता है और जैनियों की मान्यता है कि सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय जो है सापेक्ष एवं सीमित होते हैं, न तो हम किसी को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं और न ही अस्वीकार्य। इसके 7 प्रकार हैं। पहला है स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति चौ नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति व अव्यक्तम, स्यात् नास्ति चौ अव्यक्तम चौ, स्यात् अस्ति चौ नास्ति चौ अव्यक्तम चौ। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिरत्न का संबंध आपका जो है जैन धर्म से है। ठीक है, और वो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। आपसे देख सकते हैं जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। ये त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा होती है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और तीसरा आपका सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था? तो कौन था? वो था सम्राट अशोक, देवानाम प्रिय। आप इसे देख सकते हैं मौर्य सम्राट अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम प्रिय यानी देवानाम प्रियदस अर्थात देवताओं का प्रिय कहा गया है। यही नहीं, अशोक का पौत्र जो दशरथ था एवं लंका का शासक तिस्स ने भी उक्त उपाधि को ग्रहण की थी। अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है भाई? कौटिल्य की है। और किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी इतिहास में प्राप्त होता है, मौर्य वंश का संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य का वह प्रधानमंत्री था। वह राजनीति शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। उसने राजनीति शास्त्र पर अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय अपने ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र में दिया था। अगला है मैगस्थनीज कौन था? तो मैगस्थनीज कौन था? एक राजदूत था। आप देख सकते हैं सेल्यूकस का यूनानी राजदूत मैगस्थनी जो है मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह बहुत दिनों तक मौर्य दरबार में रहा और वहाँ की संपूर्ण गतिविधियों को उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया। यह रचना मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी की महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। अगला है रुम्नदेयी स्तंभ किसके काल का है? इम्पोर्टेंट है। तो रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख भी अशोक से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं नेपाल की तराई में स्थित जो रुम्नदेयी स्तंभ लेख है अशोक के शासनकाल से संबंधित है और यह लेख बुद्ध के जन्मस्थान का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख के अनुसार यहाँ पर प्रियदर्शी अशोक आया था और उसने शाक्य मुनि बुद्ध की पूजा की और लुम्बिनी गांव का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था। अगला है मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। तो मौर्य काल में जो भवनों का निर्माण लकड़ी से होता है इसका प्रमाण है आपका कुम्हार से। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं मौर्य काल में भवनों का जो निर्माण है वो लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण जो है पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हार से प्राप्त हुआ है। इसके खोजकर्ता जो हैं स्पूनर महोदय हैं और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। अगला हमारा मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। तो मौर्य प्रशासन में जो लक्षणाध्यक्ष होता था उसको टकसाल का अध्यक्ष भी कहा जाता था। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मौर्य काल में टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था और रूपदर्शक सिक्कों का निरीक्षक होता था। ठीक है, और रूपदर्शक किसे कहते हैं? जो सिक्कों का निरीक्षक होता था। और अग्राध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता था और विविता अध्यक्ष जो है वो चरागाहों का अध्यक्ष होता था। इंपॉर्टेंट है, चारों को नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें इसिला नामक नगर का उल्लेख हुआ है? वह है सिद्धपुर अभिलेख।
फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं मास्की हो गया, नेटूर हो गया, गुर्जरा तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन सिद्धपुर अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख मिलता है। अगला है मालविकाग्निमित्रम की रचयिता हैं। तो मालविकाग्निमित्र जो पुस्तक लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा। आप देख सकते हैं गुप्त वंश के नवरत्नों में से एक संस्कृत के महान विद्वान कालिदास की प्रमुख रचनाओं में मालविकाग्निमित्रम एक है। इसमें शुंग वंश के नरेश अग्निमित्र एवं मालविका की प्रणय कथा का सजीव चित्रण किया गया है और इस नाटक में 5 अंक हैं। यह कालिदास का प्रथम नाटक भी माना जाता है। अगला हमारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो पुस्तक लिखी गई थी एक अज्ञात यूनानी नाविक ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक जो है एक अज्ञात यूनानी नाविक था। ठीक है, इसके बारे में जो है पूर्ण तरीके से कोई राइटर साक्ष्य नहीं है, एक नाविक को ही इसका जो है श्रेय दिया जाता है। उसने इस पुस्तक की रचना अपने व्यक्तिगत यात्रा के आधार पर किया था। इस पुस्तक से भारतीय समुद्री तटों के बारे में विशद जानकारी प्राप्त होती है। यह पुस्तक जो है यूनानी भाषा में लिपिबद्ध है। अगला है हमारा पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी? तो पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में? वो ग्रंथ था शिल्पदिकारम। ठीक है, शिल्पादिकारम हो जाएगा। दूसरा इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं पत्तिनी पूजा को शिल्पादिकारम नामक तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। चेर नरेश सेनगुट्टवन के समय इस पूजा का प्रारंभ हुआ। इसे कणगी पूजा के नाम से भी जाना जाता है और शिल्पादिकारम के अनुसार इस पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल राजाओं के साथ ही श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए हैं। अगला है निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक है? तो मात्र सत्तात्मक जो शासक थे वो थे आपका सातवाहन। ठीक है, सातवाहन जो शासकों का राजवंश का जो कार्यकाल था वो मात्र सत्तात्मक था। उससे पहले सभी पितृ सत्तात्मक होते थे। आप देख सकते हैं सातवाहन शासकों का जो नाम है मात्र सत्तात्मक है। पुराणों में इस वंश के संस्थापक सिमुख थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सिमुख को माना जाता है जिन्होंने आंध्र भृत्य या फिर आंध्र जातीय कहा गया है। अगला हमारा संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। तो संगम युग में जो चोल शासक थी उनकी राजधानी थी आपकी उरेयूर या फिर अर्काट। उसे उरकपुर एवं अर्काडू भी कहा जाता है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं संगम युग में चोल शासकों की राजधानी उरेयूर या फिर अर्काट थी और भूगोलवेत्ता टॉलमी ने चोलों के 2 राज्यों का उल्लेख किया है, उत्तरी चोल राज्य एवं दक्षिणी चोल राज्य। उत्तरी चोल राज्य की राजधानी अर्काट तथा दक्षिणी चोल राज्य की राजधानी उरेयूर थी। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। तो प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन से संबंधित है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं इलाहाबाद स्तंभलेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसकी रचना उसके संधि विग्रह सचिव हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने, जो समुद्रगुप्त के दरबार से संबंधित थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक के तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख जो है जहांगीर का एक तथा परवर्ती काल का एक देव नागरी लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। पहले यह कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने वहां से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया था। अगला है किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लासिकल युग के नाम से गुप्त युग को जाना जाता है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुप्त राजाओं का जो शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः इस समय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त युग की सर्वतोन्मुख जो प्रगति को देखते हुए ही विद्वानों ने गुप्त काल को हिंदू संस्कृति के स्वर्ण युग अथवा क्लासिकल युग की संज्ञा से अभिहित किया था। और गुप्त राजाओं ने 275 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। इस युग को भारत का पेरिक्लीज युग भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? तो देवराज किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक नाम देवराज भी था। यह समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी का पुत्र था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त या फिर देवश्री या फिर देवराज जैसे अन्य नामों से भी अभिहित किया जाता है। इस नरेश के सैनिक अधिकारी आम्रकार्दव के सांची अभिलेख में उसे देवराज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, सूची 1 सूची 2। तो इसमें कुमारगुप्त प्रथम का संबंध जो है आपका किससे हो जाएगा? महादेवी अनंत देवी से। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध हो जाएगा आपका किससे? महादेवी कुबेर नागा से। और चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध आपका हो जाएगा महादेवी कुमार देवी से। यानी कुमारगुप्त प्रथम का संबंध आपका महादेवी अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध महादेवी कुबेर नागा, और चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध महादेवी कुमार देवी। यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी महादेवी कुमारनेगा थी। ठीक है, महादेवी कुमारनागा थी, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी महादेवी कुमार देवी थी और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी महादेवी अनंत देवी थी। अगला है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? तो हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें हर्षवर्धन की जो है गज सेना का उल्लेख किया गया है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के गज सेना का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों की मुकुटमणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे। चरण जिसके युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को उसने अर्थात पुलकेशिन द्वितीय भय से विलगित कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर तथा नेपाल में देवपत्तन यानी देवपाटन वर्तमान नामक नगर की स्थापना की थी। उसने कश्मीर में धार्मिक विधि से ओकेश्वर, ठीक है, सॉरी अशोकेश्वर अशोकेश्वर की स्थापना करवाई थी। कलहड़ जो है अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। कौन? कलहड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। अगला हमारा, चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय था। तो चोल काल में जो वेट्टी था उससे अभिप्राय क्या था? उससे था सार्वजनिक कार्यों के लिए जो बेगार था उसे वेट्टी कहा जाता था। चोल काल में वेट्टी सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार था। अगला हमारा, चोल प्रशासन में पाडी कवल से तात्पर्य है। तो चोल प्रशासन में जो पाडी कवल का तात्पर्य है वह है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चोल प्रशासन में पाडी कवल का आशय गांव की चौकीदारी के शुल्क से माना जाता है। इस काल में स्थानीय सामंत या शक्ति संपन्न अधिकारी को एक विशेष प्रकार के सुरक्षा कर से प्रदान किया जाता था, जिसके बदले विशेष क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम था। तो बंगाल के पाल शासकों में वो कौन सा समुदाय था, कृषक समुदाय जिसने विद्रोह किया था? वो था कैवर्त समुदाय। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बंगाल के पाल शासकों के काल में कैवर्त कृषक समुदाय ने विद्रोह किया। यह विद्रोह दिव्य के नेतृत्व में किया गया था। उसने महिपाल की हत्या कर दी। अनंतर उसके दिव्य यानी बाद भीम शासक बना और रामपाल ने कारागार से किसी तरह मुक्ति प्राप्त कर अपनी शक्ति को संगठित कर राष्ट्रकूटों की मदद से भीम को मारकर अपना पैतृक राज्य जो है अधिग्रहित कर लिया था। अगला है हमारा, याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक शिलाहार राजा थे। ठीक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक कौन थे? शिलाहार राजा थे। शिलाहार का मतलब है, आप देख सकते हैं, विश्वरूप, अपरार्क तथा विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। अपरार्क शिलाहार वंश के राजा थे और भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लूक भट्ट मनुस्मृति के टीकाकार थे।
अगला क्वेश्चन है, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गोपुरम जो है आपके तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गोपुरम जो है दक्षिण भारत के मंदिरों की स्थापत्य की विशेषता है। यह द्रविड़ शैली के मंदिरों के मुख्य द्वार पर शिल्प एवं कलायुक्त निर्मित स्थापत्य है। यह पांड्य मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता जो है। और गोपुरम जो है अधिकतर आयताकार होते हैं, जिनके भूमि तल पर विराट काष्ठ द्वार होते हैं, जो अंदर का मार्ग प्रशस्त करते हैं एवं खूब अलंकृत होते हैं। अगला हमारा, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित है। तो महमूद गजनवी के काल में जो शाही राज्य की राजधानी थी वो थी उदभांडपुर में। उदभांडपुर में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी उदभांडपुर थी। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था और इस आक्रमण के फलस्वरूप उसने कुछ सीमांत किलों पर अधिकार कर लिया। इसके अनंतर वह हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो किसने किया था? जयसवाल ने। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महमूद गजनवी के 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट हुए आक्रमण में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया। जयपाल और उसके संबंधियों को 25 हाथी और 2,50,000 दिनार देकर मुक्त किया गया। इस पराजय से क्षुब्ध होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। अगला हमारा, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी। तो विक्रमशिला जो महाविहार की स्थापना की गई थी वो की गई थी पाल वंश के शासकों के द्वारा, और पर्टिकुलर बात करें तो धर्मपाल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। और विक्रमशिला विहार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र था जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इस महाविहार की स्थापना पाल वंशीय नरेश धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के बीच करवाई थी। अगला है हमारा, तक्कोलम का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है टीजीटी पीजी दोनों में। तो तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था आपका चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तक्कोलम का युद्ध चोल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में चोल सेना का नेतृत्व जो है राजादित्य ने किया था, जिसमें राष्ट्रकूटों को विजय प्राप्त हुई और चोल युवराज मारा गया। और कृष्ण तृतीय चोल राज्य को विजित करता हुआ रामेश्वरम तक अपनी सीमा को पहुंचा दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? तो कौन से राज्य में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था? वो था मुल्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पूछा गया है। तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक सिया था और तो उसके राज्य को जीतना अपना धर्म समझता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिजराबाद किस नगर का नाम है? तो खिजराबाद जो है वो था चित्तौड़ का नाम। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के शासक राजा रतन सिंह को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया और सुल्तान ने चित्तौड़ का नाम जो है खिजराबाद रखा और उसे अपने पुत्र खिज खां को देकर स्वयं दिल्ली लौट गया। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? तो इक्ता व्यवस्था जो चलाई थी ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था में इक्ताओं का प्रमुख स्थान था। साहित्यिक दृष्टि से इक्ता का अर्थ भूभाग है, किंतु व्यवहारिक रूप से वह भूमि या राजस्व था जो किसी व्यक्ति को शासक द्वारा प्रदान किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़े का संबंध आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाएगा, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो एक मस्जिद है। यह इमारत वास्तव में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था और इसके ऊपरी भागों को तोड़ फोड़ कर गुंबज व मेहराबें बना दी गई थी। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो कौन सा किस विभाग के अंतर्गत था? वो था दीवान ए रियासत। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट दीवान ए रियासत।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, आप इसे देख सकते हैं। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। वह बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्य की सूची के आधार पर विक्रय करवाता था। यदि किसी प्रकार की त्रुटि व्यापारी वर्ग द्वारा की गई प्राप्त होती थी तो उन्हें दंड दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए ही जाना जाता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, और अगले पार्ट में हम 56 से करेंगे।